10th क्लास तो पास कर ली है, लेकिन अब आगे क्या? 11th क्लास में हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? साइंस ज़्यादा अच्छी है या कॉमर्स हमारे लिए ज़्यादा अच्छी है, या हम आर्ट्स लेकर भी अच्छा कर सकते हैं? ऐसे सभी सवाल लगभग हर बच्चे के मन में आते हैं जिसने अभी अभी 10th क्लास पास की है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को तीनों स्ट्रीम्स के बारे में, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, तीनों के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना होता है और ये पढ़ के आप आगे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास करियर ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स नहीं लेनी है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय शर्मा है और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके ही यूट्यूब चैनल वेवल एजुकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे साइंस साइड के बारे में। मैं आपको एक बात बता दूं, आप तीनों जो स्ट्रीम्स हैं उनको पहले अच्छे से देखें, जो जो आपको उनके बारे में बातें बताई जा रही हैं, फिर उसके बाद आप इजीली कंपेयर कर पाएंगे और डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी है। तो देखते हैं आप। सबसे पहले देखो, जब आप साइंस साइड लेते हो तो साइंस साइड जब आप लोगे और आपको पता ही है आप 11th करोगे पहले और फिर क्या करोगे, 12th करोगे, ठीक है ना। साइंस साइड लेकर आपको मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि 11th में क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या क्या आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ने होंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं इसमें। सबसे पहली बात, आपको एक फिजिक्स पढ़ने के लिए मिलेगी, केमिस्ट्री भी पढ़ने के लिए मिलेगी और बायोलॉजी भी पढ़ने के लिए मिलेगी, मैथ भी पढ़ने के लिए मिलेगी और इंग्लिश भी पढ़ने के लिए मिलेगी। ये 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और इंग्लिश। अब ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है कि आपको चॉइस किस में दी जाए और क्या दी जाए। मैं बता देता हूं आपको, कई स्कूल्स ऐसे होते हैं उसमें बायो और मैथ में चॉइस होती है। ध्यान से समझे जरा इस चीज को, कुछ में बायो और मैथ में चॉइस होती है। कुछ स्कूल्स में क्या होता है, बायो और कंप्यूटर साइंस में चॉइस होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें बायो और इकोनॉमिक्स में चॉइस होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें मैथ और बायो में, तो लिख दिया हमने। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मैथ में और साथ साथ आप ले सकते हैं इकोनॉमिक्स, इनमें चॉइस होती है। कुछ में एक सब्जेक्ट सोशियोलॉजी भी आ जाता है। तो मींस ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। सबसे पहले आप ये देखें कि आपके स्कूल में क्या चॉइस दी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप बात करेंगे। देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये तीनों तो कंपलसरी है, ठीक है ना। बाकी इनमें क्या होती है, कुछ चॉइसेस आ जाती हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप साइंस साइड ले रहे हैं तो आपके लिए मैथ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैथ तो आपने लेनी ही लेनी है, ठीक है। अब बारी आती है कि आपने आगे जाकर क्या करना है, आपने मेडिकल लाइन में जाना है या आपने इंजीनियरिंग लाइन में जाना है। अगर देखो आपका ये बिल्कुल क्लियर है, आपके घर वालों ने सबने बोल रखा है, आपका भी पूरा इंटरेस्ट है, आपके सब रिलेटिव सब इंजीनियरिंग में गए हैं, तब आप कंप्यूटर साइंस लें। बायो की जगह तब आपने वहां पर क्या लेना है, सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस, ठीक है। अब अगर मान लो आपका इंटरेस्ट मेडिकल लाइन में है, आपके सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, आपके जानकार, आपका जो बड़ा एक सर्कल है वो मेडिकल लाइन में है, आपका इंटरेस्ट भी मेडिकल लाइन में है, तब आप बिना कुछ सोचे समझे बायोलॉजी लें। उस बायोलॉजी के बदले में आपको चाहे किसी भी सब्जेक्ट का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, आप वो सैक्रिफाइस कर दें, ठीक। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है अभी भी कि आपने करना क्या है, आप अगर कंफ्यूज्ड हैं या आपके मन में ये है कि मैं 12th के बाद सोचूंगा कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है या मेडिकल लाइन में जाना है, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप बायो और मैथ दोनों लें। क्या लें आप, बायो और मैथ दोनों लें, ठीक है ना। बायो के साथ अगर आपको चॉइस मिल रही है कंप्यूटर साइंस या किसी और में, तो वो ना लेकर आप बायो लें और मैथ तो जरूर ले ही लें, ठीक है ना। इसी को हम बोल देते हैं, एक कहते हैं जो जिन्होंने इंजीनियरिंग में जाना होता है उनके लिए होता है क्या, हमारा पीसीएम। जिन्होंने मेडिकल लाइन में जाना होता है उनके लिए हो जाता है क्या, पीसीबी। ये ऑप्शंस होते हैं जनरली स्कूल में, लेकिन कुछ स्कूल्स में ये भी ऑप्शन होते हैं पीसीएमबी, मतलब फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, मैथ भी और बायो भी। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे पास भी यही था, मेरे पास मैथ भी थी और बायो भी थी। और आप यकीन मानिए ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है। कई बच्चे सोचते हैं कि हम मैथ और बायो दोनों एक साथ कैसे कर लेंगे, तो दोनों बहुत इजीली हो जाएगी। अब आप 11th क्लास में, आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपको पढ़ने के लिए घर वालों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। आप अगर कोई स्ट्रीम लेते हैं, कोई सब्जेक्ट लेते हैं, वो अपने लिए लेते हैं। अगर आपका कुछ बिगड़ेगा तो आपका बिगड़ेगा, उससे बनेगा तो वो आपका बनेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल अपना गोल सेट करते हुए, माइंड सेट
यहाँ पर कि आपने कौन सी बायोस्ट्रीम लेनी है। हाँ, मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप ये लेते हैं पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, तो आपके लिए ऑप्शंस ज़्यादा खुले हुए होंगे। कैसे भाई, अभी मान लो आप 11th में साइंस साइड ले लेते हो, आपका मन है कि आपको इंजीनियरिंग में जाना है, ठीक है, नहीं सपोज आपका मन है कि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, आपने बायो ले रखी है और आपके पास अब क्या है, मैथ भी है, लेकिन 12वीं पास होते होते आपका मान लो मन बन जाता है कि इसमें कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो अब आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास मैथ भी थी। लेकिन अगर आप सिर्फ बायो लेते हो और मैथ आपके पास नहीं होती और अगर 12वीं के बाद आपका मन करता है कि मैं इंजीनियरिंग में जाऊं, तो आप नहीं जा पाओगे। या आप अगर सिर्फ मैथ ले लेते हो, बायो नहीं लेते और 12वीं के बाद आपका मन करता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, आप नहीं बन पाओगे, ठीक है ना। तो अगर आपका भी माइंडसेट अगर क्लियर नहीं है तो आप यहाँ पर दोनों लें, फिजिक्स भी लें, केमिस्ट्री भी लें, ये तो मिलेगी ही, इंग्लिश भी मिलेगी, मैथ और बायो आप दोनों सब्जेक्ट्स ले लें, ठीक है। ये मैंने आपको मोटा मोटा इसके अंदर बता दिया। बाकी आप अपने स्कूल्स में देखें, आपके स्कूल्स में क्या अवेलेबल है और क्या अवेलेबल नहीं है, और अपने टीचर से बात करें कि आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स चाहिए तो कैसे मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका परसेंटेज पे भी डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या रहा है और आपके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है, तो ये लेते समय आप बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। चलिए, चलो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, सब्जेक्ट की, पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है, या आपने कौन सा लेना है, पीसीएमबी लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि 11th क्लास का साइंस साइड का सिलेबस कितना होता है। आपको देखो सिलेबस का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बच्चे लेकर बैठ जाते हैं साइंस और फिर बाद में उनसे झलती नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। देखो भाई, फिजिक्स की मैं आपको बता दूं 2 बुक्स होंगी, दोनों में मिलाकर टोटल 15 चैप्टर्स होंगे। केमिस्ट्री की भी यहाँ पर 2 बुक्स आएंगी और इन दोनों में मिलाकर भी वही 15 से 16 चैप्टर्स यहाँ पर हमको मिलेंगे। बायोलॉजी की 1 बुक होगी और इसमें टोटल आपके 23 चैप्टर्स आएंगे। मैथ की भी एक ही बुक है, ठीक है, और उसमें जहाँ तक है मेरे ख्याल 15 से 16 चैप्टर्स आपको इसमें मिलेंगे। और इंग्लिश में तो कोई बात ही नहीं है, वही जो भी 1 या 2 बुक होती हैं वो तो आप 9th क्लास से इतनी ही बुक पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 9th क्लास में और 10th क्लास में जो भी आपने साइंस पढ़ी है उसमें आपने आपका होता क्या था, 4-5 चैप्टर्स आते थे किसके, फिजिक्स के, 4-5 चैप्टर्स होते थे आपके केमिस्ट्री के, 4-5 चैप्टर्स आपके हो जाते थे बायोलॉजी के। इस तरह से आपकी पूरी साइंस की बुक बन जाया करती थी। अब यहाँ पर क्या कर दिया है, उन्हीं को सब्जेक्ट बना दिया गया है, ठीक है ना। जो आप अलग अलग अभी मतलब एक साथ ही पढ़ रहे थे उनको बिल्कुल अलग अलग कर दिया। डिटेल नॉलेज आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 9th क्लास में आपने मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ा है, ठीक है, ग्रेविटेशन पढ़ा है, वो सारे चैप्टर्स 11th में भी आपके रिपीट होंगे, 11th में भी आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, लेकिन एडवांस्ड वर्जन उनका, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज आपको पढ़ने के लिए मिलेगी, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, आपने 9th में चैप्टर पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, या हम और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हमें यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगी। सेम ऐसा ही किसमें होगा, हमारा बायोलॉजी में होगा, ठीक। चलिए, मैथ की बात को एक बार बता दूं, मैथ की एक ही बुक है और यही बुक कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी है। मैथ जो है वो कॉमन है, कॉमर्स का भी और साइंस का भी। ऐसे ही इंग्लिश, जो इंग्लिश कॉमर्स वालों के पास होगी वही इंग्लिश आपके पास भी होगी, ठीक है। चलो, ये तो हो गई सिलेबस की बात और बुक्स की बात। अब हम यहाँ पर ये बात करेंगे कि बच्चा आगे क्या कर सकता है, क्या इसका स्कोप होता है आफ्टर 12th। चलो ध्यान रखना, मेनली यहाँ पर 2 लाइन्स होती हैं, एक मेडिकल की और एक इंजीनियरिंग की, मतलब ये बायो वाले बच्चों के लिए और एक इसके लिए इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, ठीक है। क्या ऐसा ही है कि सिर्फ 2 ही लाइनें होती हैं? नहीं, देखो पहले एक बार आप समझते हैं। सबसे पहली बात, आप यहाँ पर मेडिकल करके आप MBBS बन सकते हो, डॉक्टर आप बन सकते हो। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ MBBS ही कहलाते हैं, आप आयुर्वेद के डॉक्टर भी बन सकते हो, ठीक है ना, यूनानी इनके भी आप डॉक्टर बन सकते हो, BHMS BAMS ये सारे यहाँ पर कोर्सेज होते हैं। होम्योपैथी का डॉक्टर भी आप बन सकते हो। MBBS का जो कोर्स होता है वो लगभग 5 से 5.5 साल का होता है। फिर उसके बाद आपको इसमें इंटर्नशिप वगैरह ट्रेनिंग वगैरह भी करनी पड़ती है, तो लगभग 6 साल का या इससे थोड़ा सा ज़्यादा का बैठ जाता है, ठीक है। बाकी इन सभी में भी ऐसा ही है, आप एक सर्टिफाइड बिल्कुल क्या है डॉक्टर यहाँ पर कहलाओगे। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, आप अगर MBBS करते हैं, पढ़ते हैं सब कुछ, पहली बात इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जो 12th के बाद होता है, जिसको हम एग्जाम को कहते हैं नीट। मेडिकल के लिए आपका नीट का एग्जाम को क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एक नॉलेज आपको दे रहा हूं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप उसको देखें। ऐसी वीडियो जो मैं आज आपको दे रहा हूँ पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये बहुत ज़्यादा मैं डीप
नॉलेज आपको दे रहा हूँ हर एक स्किल के बारे में। मेडिकल के लिए आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना होगा और नीट का एग्जाम में क्लियर करके आपको अच्छी रैंक लानी पड़ेगी। जब आप अच्छी रैंक लेकर आएंगे तब जाकर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा। अब गवर्नमेंट कॉलेज में जब आपका एडमिशन होता है तो मैं आपको बता दूं वहाँ पर फीस बहुत कम होती है। जहाँ तक है साल भर की 5,000 रुपये मात्र फीस होती है, 5 से 10,000 रुपये। तो बहुत कम खर्चे में आप बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो मेडिकल की, ठीक है। लेकिन अगर आप नीट में अच्छी रैंक आपकी नहीं है, लाखों में आपकी रैंक आ रही है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का भूल ही जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट में तो जो सीट्स होती हैं बहुत कम होती हैं, हजारों में सीट्स होती है, बस उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपका नीट का एग्जाम क्लियर हो गया। अब आप ये चाहेंगे कि मैं आगे बढ़ूँ, तो आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज की जो फीस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपने सुना होगा ये कहते हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत ज़्यादा महंगी होती है। महंगी तब होती है जब आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। गवर्नमेंट के थ्रू अगर आप करेंगे तो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है। प्राइवेट में समझ लो एक साल के, मैं बता देता हूँ आपको, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, ये 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा। एक साल का लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा मेडिकल की पढ़ाई करने में। 5 साढ़े 5 साल का अगर कोर्स है तो आप पूरे कोर्स की फीस लगा सकते हो। 50 से 60 लाख रुपए आपकी इस मेडिकल की MBBS की प्राइवेट कॉलेज के थ्रू इतनी फीस लगभग लगनी है। बाकी एडिशनल चार्जेस होते हैं, बुक्स हो गए आपके, हॉस्टल चार्जेस हो गए, क्योंकि आसपास तो आपका फिर एडमिशन होगा नहीं, थोड़ा दूर जाकर होगा, यूपी वगैरह में जाकर होगा, तो वहाँ पर वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी सारे लगेंगे। थोड़ा बहुत डिस्काउंट कम ज़्यादा आगे पीछे हो सकता है, पर वो भी लाखों में नहीं होगा, हजारों में होगा, ठीक है ना। खैर ये सारी है। तो अगर आपका पूरा मन है कि आप मुझे मेडिकल लाइन में ही जाना है और आप फाइनेंशियली अगर अच्छे हैं तो आप बिल्कुल इसमें आप मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ट्राई जरूर करें और नीट का एग्जाम जरूर दें। किस्मत अगर आपकी हुई, मेहनत अगर आपने अच्छी करी तो आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाएगा, नंबर आपका आ जाएगा, तो फिर आपकी लॉटरी लग जाती है। अगर आपका गवर्नमेंट में नंबर आ जाता है तो आपकी बिल्कुल लॉटरी लग जाएगी। मात्र 5,000 रुपये आपकी एक साल की फीस होगी और आपकी पूरी लाइफ सेट हो जाएगी उसमें, ठीक है। चलो ये तो हो गए हमारे सारे डॉक्टर्स के कोर्स। मैंने आपको बताया अगर आप सिर्फ MBBS कर लेते हैं तो सिर्फ MBBS करना, एक जब आप पढ़ते चले जाओगे ना 5 साल की 5.5 साल की आपने MBBS कर ली, MBBS के आगे और भी डिग्रीज होती हैं, MS होती है, MD होती है, 1.5-2 साल की ये भी होती है। तो आपके मन में फिर ये भी आता है कि हम ये भी कर लेते हैं, ये एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा किडनी के जो डॉक्टर होते हैं हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है, अलग अलग आ जाते हैं। आप आंखों के डॉक्टर बन सकते हैं, या आपको मतलब किसी चीज में स्पेशलाइजेशन मिल जाता है ये करके। कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशली हार्ट के डॉक्टर होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आप MD MS इसके बाद कर सकते हैं, जो लगभग 2-3 साल का ये मेरे ख्याल से होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गई मेडिकल फील्ड की बात हो गई। अभी थोड़ा सा और हम बात करेंगे, आप इसके अलावा पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो। देखो पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले एक आ जाएगा नर्सिंग। नर्सिंग के लिए क्या होता है हमारा, एक GNM का कोर्स होता है, एक ANM का कोर्स होता है। आप ये करके आप नर्स बन सकते हैं, और या BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं, ये भी इसी का कोर्स होता है। ये दोनों छोटे होते हैं, इससे थोड़ा बड़ा माना जाता है ये, ठीक है ना। और आपको शायद ये वाली बात नहीं पता है, बड़ी विशेष बात आज मैं आपको बता दूं कि नर्स, हमारे दिमाग में क्या होता है कि लड़कियां ही सिर्फ क्या होती है, नर्स होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लड़के भी नर्स होते हैं, लड़के भी क्या होते हैं, नर्स होते हैं। जैसे इनको हम सिस्टर कहते हैं, ऐसे मेल नर्स को ब्रदर्स कहते हैं। आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाओ तो आपको वहाँ पे पता चलेगा, पूछना जाएगा किसी से, ठीक है ना, तो उनको ब्रदर्स कहते हैं। आप जिनको सभी को वार्ड बॉय कहते हो ना, सभी वार्ड बॉय नहीं होते। वार्ड बॉय तो ऐसे ही बन जाता है कोई भी बिना पढ़ाई लिखाई के, लेकिन जो ब्रदर्स होते हैं, जो प्रॉपर नर्स वाला काम करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई करके बनते हैं। वार्ड बॉय का ब्रदर्स में बहुत फर्क होता है, ठीक है ना। चलो, तो ये आप नर्सिंग वाला काम कर सकते हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। इन सबके छोटे छोटे कोर्स होते हैं, ध्यान से समझना। इनके छोटे छोटे कोर्स होते हैं, 3 साल, 3.5 साल, इतने 1 साल, 2 साल, इतने के भी कोर्स होते हैं। तो आप 1-2 साल में, 3 साल में ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं और डायरेक्ट आपकी जॉब लग सकते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम आपने अगर क्लियर कर लिया तो आपकी गवर्नमेंट की जॉब लग सकती है। रेडियोलॉजिस्ट हो गए, एक्सरे टेक्नीशियन हो गए, ठीक है, ब्लड सैंपल टेस्ट करने वाले जो होते हैं, जितने भी छोटे मोटे जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ होता है वो सारा हम इसके थ्रू यहाँ पर बन सकते हैं। इसके अलावा आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी क्या होता है, एक तरह के डॉक्टर होते हैं जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियां वगैरह जो होती है उनको ठीक करते हैं, ठीक है ना। तो फिजियोथेरेपिस्ट भी आप इसमें बन सकते हैं। तो मेडिकल लाइन में हमारे पास ये ऑप्शन है, ये लास्ट नहीं है, अभी इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा है, और सारे अगर मैं बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। किसी बच्चे ने अगर
अलग से मुझसे साइंस के बारे में पूछना हो तो अलग से मुझसे बात कर सकता है। आगे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग की, देखो इंजीनियरिंग जब भी कोई बच्चा सोचता है कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, सबसे पहले उसके दिमाग में एक ही बात आती है आईआईटी, कि मुझे आईआईटी करनी है, मुझे आईआईटी में जाना है। लेकिन एक बात समझ लो, आईआईटी करना, आईआईटी में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हलवा नहीं है कि आप आए तैयार होकर के हम आईआईटी करेंगे और आपको हलवा खाने के लिए मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत टफेस्ट एग्जाम होता है आईआईटी का, बहुत ज़्यादा इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और तब जाकर आपका इसमें कहीं नंबर आ पाता है। इसमें भी यहाँ पर ये आईआईटी में एडमिशन अगर आप करते हो तो अच्छी रैंक आपके लिए लानी जरूरी है, तब आपका जो अलग अलग आईआईटीज हैं उनमें एडमिशन हो सकता है अगर आप एलिजिबल हुए तो। आईआईटी करने के बाद आप इंजीनियरिंग में आपको एडमिशन मिलेगा और इंजीनियरिंग जब आप करोगे 5-5.5 साल की इंजीनियरिंग होती है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, 6 साल भी हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद आप प्राइवेट किसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। सीधी सी बात ध्यान रखेंगे, किसी भी गवर्नमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना जरूरी है। बाकी प्राइवेट में आप इजीली कर सकते हैं। और इनिशियल यहाँ पर जो सैलरी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ 30-35 या 40 हज़ार आपको इनिशियल सैलरी मिल सकती है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी सैलरी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। क्या इंजीनियरिंग में जाने के लिए यही एक आईआईटी ही हम कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। इंजीनियरिंग में जाने के लिए कई सारे और भी एग्जाम्स होते हैं। आप इंजीनियरिंग का मतलब होता है, इसी को हम बीटेक कहते हैं। देखो मैं आपको बिल्कुल डेप्थ में समझा रहा हूँ, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक आपने बहुत सारे टर्म सुने होंगे, बीटेक है, इंजीनियरिंग है, आईआईटी है, मेडिकल है, नीट का, ये आपने बस सुने हैं ये कि हाँ भैया ये क्या बात है, नीट का एग्जाम है, वो आईआईटी कर रहा है, लेकिन एग्जैक्टली क्या होता है आपको ये चीजें पता नहीं है अभी। तो मैं इसे पूरा खोल के समझा रहा हूँ कि भाई किससे क्या क्या लिंक्ड है, किससे क्या क्या रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग अगर आप करते हैं, इंजीनियरिंग में भी ब्रांच आती है, बीटेक होता है और एक होता है बी आर्किटेक्चर, ठीक है। और जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो बीटेक में भी आपको क्या करना पड़ता है, ब्रांचेस चुननी पड़ती हैं अलग अलग। अच्छा, जैसे मैंने बताया ये यहाँ पर क्या था, नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है, यहाँ आईआईटी का एग्जाम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईआईटी का एग्जाम आपको क्लियर करना होता है, इसके अलावा और भी इंजीनियरिंग के एग्जाम्स होते हैं। आप इन्हें भी अगर क्लियर करेंगे तब भी आपका एडमिशन इंजीनियरिंग में हो जाएगा, बस वो आईआईटी में नहीं होगा। आईआईटी के अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, उनमें नहीं होगा, किन्हीं और दूसरे प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा और वैल्यू लगभग उतनी एक जैसी है। मतलब ऑब्वियस बात है आईआईटी की ज़्यादा होती है वैल्यू, लेकिन आप तभी एक इंजीनियर कहलाएंगे, ठीक है ना। अब आप जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं, आपका क्लियर हो गया एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम आपने क्लियर कर लिया इंजीनियरिंग का, और आपका बीटेक में एडमिशन हो गया। बीटेक में जब आप एडमिशन करेंगे, लेंगे जब एडमिशन आप, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अलग अलग यहाँ पर भी बहुत सारे ब्रांचेस निकल कर आ जाती हैं कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में जाना चाहते हैं, आप इसमें सॉफ्टवेयर में जाना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो आप, ठीक है ना, टूल एंड डाई इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। या आपको ऑप्शन चुनने के लिए मिलेगा कि आप कौन सी वाली ब्रांच पे अपनी बीटेक करना चाहते हो। सारे इंजीनियर्स इसमें आते हैं, लेकिन अगर आप बी आर्किटेक्ट करते हो, ये भी इंजीनियर्स ही होते हैं, ये आर्किटेक्चर होते हैं जो मकान वगैरह का डिजाइन बनाते हैं, ठीक है, कहते हैं ना कि हमने आर्किटेक्ट से बनवाया डिजाइन इसका, तो ये वो होते हैं। बीटेक करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, ये आर्किटेक्ट करने वाले थोड़े से कंपैरेटिवली कम है, तो आप ये भी यहाँ पर कर सकते हो, भविष्य में इसका भी स्कोप अच्छा खासा है, ठीक है। तो बीटेक के बारे में बता दिया मैंने और ये मेडिकल के बारे में बता दिया। मेडिकल में एक चीज मैं आपको और बताना भूल गया, आप फार्मा भी कर सकते हो। फार्मा दो तरह का होता है, एक होता है डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी, एक होता है बी फार्मा यानी कि बैचलर इन फार्मेसी। पहले डिप्लोमा होगा, डी फार्मा होगा, फिर बी फार्मा होगा, ठीक है ना। तो ये करके आप एक सर्टिफाइड, आप एक क्या बन चुके हैं, एक केमिस्ट्री शॉप आप खोल सकते हैं। आप अपनी जो मतलब जो दवाइयाँ हैं किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक लाइसेंस आपको मिल जाएगा तो आप अपनी केमिस्ट्री शॉप इजीली खोल सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इसमें अर्न कर सकते हैं। शायद 3-4 साल का मेरे ख्याल इसका कोर्स होता है, मुझे इसके बारे में क्लियर नहीं, पर जहाँ तक है 3-4 साल का कोर्स वाला होना चाहिए। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको अभी किसके बारे में बता दी है, साइंस के बारे में बता दी है। अब हम इसके बाद आएंगे कॉमर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ और भी बातें बतानी जरूरी हैं। याद रखना, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पाएगा, आप ये बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा भी होता है। बात मैं आपको ये बताऊंगा साइंस साइड के बारे में, और मैं आपको इतना ज़्यादा इसके बारे में भी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है, आप सभी जानते हो मेरे पास भी साइंस साइड ही है, मैंने सारी चीज़ें देखी हुई हैं, पता है काफ़ी कुछ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है, पर हाँ इतना कुछ तो पता है कि जो मैं आपको थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, ठीक है ना। चलो, अब आपने मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है, क्या आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, मेडिकल में जाना
आपके पास ऑप्शंस की इतनी भरमार है कि आप चुनते चुनते थक जाओगे कि मैं क्या करूं। अब देखो सुनो, आपको अगर ना मेडिकल में जाना है ना इंजीनियरिंग में जाना है, साइंस साइड लेके ले लीजिए। अब क्या करें, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, सिंपल। आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, बीएससी करना। बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। आप साइंस के यहाँ पर बैचलर बन जाओगे। अब ये बीएससी भी अलग अलग फील्ड में होती है। बीएससी की देखो कितनी सारी यहाँ पर अनगिनत ब्रांचेस आएंगी। आप बीएससी फिजिक्स ऑनर्स कर सकते हो, केमिस्ट्री ऑनर्स कर सकते हो, बीएससी फिजिकल साइंस आप कर सकते हो, बीएससी लाइफ साइंस आप यहाँ पर कर सकते हो, बीएससी मैथ्स ऑनर्स आप यहाँ पर कर सकते हो, इंग्लिश ऑनर्स भी आप यहाँ पर कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स हो गया यहाँ पर, ये आप कर सकते हो, बीएससी बॉटनी ऑनर्स आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मींस अलग अलग ब्रांचेस में आप यहाँ पर अपनी बीएससी कंप्लीट कर सकते हो। और ये सारे के सारे ही क्या करेंगे, ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का कोर्स होता है ये 3 साल का होता है। अब तक होता था, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया, आगे मैं बताऊंगा आपको। तो ये बीएससी आपने कर ली। अब बीएससी कर लिया, आप ग्रेजुएट हो गए। अब क्या करें इसके बाद, अब बीएससी करने के बाद आपके और कई सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं जो 12th के बाद आप लोगों के पास नहीं थे। उनके बारे में भी अगर हम आगे बात करें, बीएससी आपने कर ली। अब बीएससी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप कई सारी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, नई फील्ड्स में। मैंने बताया था कि आपने अगर सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर या डॉक्टर अगर आपने नहीं बनना, तो उसके अलावा बहुत कुछ कर सकते हो। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, इसकी तैयारी कर सकते हो और आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। जो गवर्नमेंट जॉब लगती है ये एसएससी के थ्रू लगती है, डीएसएसबी के थ्रू लगती है, इन सब के थ्रू आप क्या है, और भी इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, यूपीएससी के थ्रू भी आप कर सकते हो। इन सब का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, एक क्राइटेरिया होता है, आगे आपको पता चल जाएगा जब आप करेंगे। तो एसएससी तो 12th के बाद भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं, 2 तरह के एग्जाम होते हैं। ऐसे ही डीएसएसबी के एग्जाम्स भी होते हैं। डायरेक्ट आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। आपको बस करना क्या है, 6 महीने की, 6 महीने से 1 साल की लगभग तैयारी करनी है बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की हो जाएगी और आप आराम से 50-60 हज़ार रुपये महीना कमाएंगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ग्रेजुएशन कर लो और सीधा इसकी तैयारी करने में लग जाओ और आप आराम से कमाओगे, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम बच्चे देते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। यूपीएससी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी से आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ये सारे बनते हैं, ठीक है। आईएएस हम जानते हैं, सभी बच्चे आईएएस की तैयारी, आजकल आईएएस का क्रेज बहुत ज्यादा हो रहा है कि भाई यूपीएससी हम क्लियर करेंगे। तो यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो ग्रेजुएशन के बाद देना होता है और उसकी भी बहुत कठिन पढ़ाई होती है। ये दोनों तो फिर भी लो लेवल वाले हैं, मतलब इनका पेपर थोड़ा इजी आता है, लेकिन यूपीएससी का पेपर बड़ा टफ आता है। इंडिया में कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो बड़े टफ माने जाते हैं। एक यूपीएससी का एग्जाम हो गया, एम्स का एंट्रेंस एग्जाम हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक कैट का एग्जाम होता है एमबीए के लिए, वो एक बड़ा एक टफेस्ट एग्जाम में माना जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्स ऐसे हैं जो बहुत टफ होते हैं। इसके अलावा और भी होंगे, मैंने भी आपसे 2-3 बताए हैं, ठीक है ना। तो आप ये क्लियर करके आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस भी आप बन सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अब आगे हम थोड़ा सा बात करें, आपने चलो ये भी नहीं करना, आपने अगर ये भी नहीं करना तो आप क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं। अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपका किसमें इंटरेस्ट है, टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, तो आप डाइट या बीएड कर सकते हैं। याद रखें, डाइट जो है ये आफ्टर 12th होगी, बीएड जो है ये आपकी आफ्टर ग्रेजुएशन होगी। अब लेकिन एक नया रूल आया हुआ है कि आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला भी कर सकते हैं, और जहां तक है मेरे ख्याल से ये 4 साल का कोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये भी इस समय अवेलेबल है, कर सकते हैं। नहीं तो पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन 3 साल की पहले करते हैं, उसके बाद फिर हम बीएड करते हैं। बीएड करके भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेगा डीएसएसबी वगैरह का, तब आप क्लियर कर पाएंगे अगर इसको, तब जाकर आपके गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। गवर्नमेंट स्कूल में आप पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो आप इजीली पढ़ा सकते हैं बीएड करके भी, ठीक है ना। या डाइट अगर आपने करी है तो आप पढ़ा सकते हैं। डाइट का जो है ये आप समझ लो कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, 1st to 5th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, और बीएड जो होता है ये बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, 6 to 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये करके भी अपने करियर ऑप्शंस को आगे ले जा सकते हैं, इसमें कोई सा भी आप करियर ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये सारी बात मैंने आपको बताई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। अब हम बात करेंगे कॉमर्स की। देखिए भैया, अब आप अगर कहते हो नहीं हमें साइंस नहीं है, तो
कॉमर्स लेनी है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, इसमें क्या होगा। कॉमर्स में आपके जो सब्जेक्ट होंगे, एक होगा मैथ्स, एक होगा अकाउंट्स, एक होगा इंग्लिश, एक होगा आपका बीएसटी यानी बिजनेस स्टडीज, और एक होगा आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैथ्स आप ध्यान रखें सेम वही है जो साइंस वाले बच्चों के पास था, सेम बुक होती है। इंग्लिश भी सेम वही होगी जो साइंस साइड वाले बच्चों के पास थी, यानी कि 2 सब्जेक्ट सेम होते हैं, डिफरेंट बस 3 सब्जेक्ट होते हैं। अकाउंट्स का जो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स का देखो हम मेनली क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, जिस किसी का भी इंटरेस्ट आगे ये समझ लो बिजनेस करने में, भैया मुझे अपना बिजनेस खड़ा करना है, या आपका इंटरेस्ट हो इसमें कि भाई सामान का जो लेखा जोखा हम करते हैं, हिसाब किताब रखना, अकाउंट्स में मेनली यही होता है ना, हम बही खाता बनाते हैं, इसके अंदर बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं। तो ये हिसाब किताब करना, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कंपनीज में जब आप काम करेंगे तो कंपनी का पूरा हिसाब किताब उसमें बनाना कि भाई कहाँ से हमें फायदा हो रहा है, कहाँ से हमें लॉस हो रहा है, इन सारी चीज़ों को देखना, ये सब अकाउंट्स में आता है। अकाउंट्स हो गया, आगे टैक्स के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जितने भी सारी आर्थिक जितने भी चीजें होती हैं, पैसे से रिलेटेड जितना भी सारा काम होता है वो अकाउंट्स में आ जाता है। ठीक है, अकाउंट्स का जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता इसको, शायद इसकी 2 बुक्स होती हैं अकाउंट्स की भी, ठीक है ना। चलो इसके बाद आ जाते हैं बीएसटी। बीएसटी में आ जाता है बिजनेस स्टडीज, और बिजनेस स्टडीज में मेनली हम बहुत सारी चीजें होती हैं, मार्केटिंग के बारे में हम बात करते हैं, केस स्टडीज होती हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल्स हम देखते हैं बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि भाई कौन सी कंपनी कितनी जल्दी ग्रो किया, कैसे ग्रो किया, उसने क्या क्या आइडियाज थे, मतलब पूरी तरीके से अगर आप ये समझ लो आप आगे जाके एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप ये कॉमर्स साइड आप लोगों के लिए है, और आप इस कॉमर्स साइड को अच्छे से कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में देखो आप लोगों के पास अभी शायद कुछ बच्चों के पास 10th क्लास में भी होती है। इकोनॉमिक्स में आपको पता ही है, आप स्टैट्स, मतलब इकोनॉमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं, स्टैट्स वाला पार्ट भी इसके अंदर आता है, सारा हम डेटा इसके अंदर देखते हैं कि भाई तब से लेकर अब तक क्या क्या हमारी किस चीज की डिमांड ज्यादा हो रही थी, क्या सप्लाई हो रही थी, किसका रेट बढ़ा, किसका रेट घटा, पूरी अर्थव्यवस्था जो होती है इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की, वो सारी चीजें हमें इकोनॉमिक्स में डिस्कस करनी होती है। तो ये सारा आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो हो गई चलो सब्जेक्ट्स की बात, यानी कि आपके पास मैथ और इंग्लिश तो है, अब ये नई चीजें हो गई आपके पास, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। जबकि साइंस साइड में क्या था, जो भी कुछ आप पढ़ रहे थे पहले से आपको सब कुछ पता था, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट्स क्या हो गए, नए आ जाएंगे तो आपको और कुछ नया यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगा। अब आप कॉमर्स करके कर क्या सकते हैं, कॉमर्स के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप एक तो कर सकते हैं ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन में बीकॉम पास आता है, ठीक है, और बीकॉम ऑनर से कहा जाता है, ये थोड़ा इजी होता है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आप यहाँ पर बीबीए कर सकते हो, इसके अलावा आप अकाउंट्स मैनेजमेंट कर सकते हो, बहुत सारे यहाँ पर इसमें ऑप्शन, मतलब इतने ज्यादा नहीं मिलते जितने साइंस में मिलते हैं, पर यहाँ पर ग्रेजुएशन के यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे बैचलर डिग्री करने के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पर एक कोर्स कर सकते हो सीएस, कंपनी सेक्रेटरी का, आप सीए बन सकते हो। सीए बहुत डिमांड में है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। अब ये समझ लो जो भी बच्चा कॉमर्स लेता है एक बार वो सीए का एग्जाम जरूर देता है, भले ही उसका एग्जाम क्लियर हो या ना हो, लेकिन आत्मा को तसल्ली मिल जाती है, तृप्ति मिल जाती है कि हाँ भाई हमने सीए का एग्जाम दिया था। आगे वो कह सकते हैं, आगे अपने जूनियर्स को कहते हैं अरे हमने भी कभी सीए का एग्जाम दिया था, भले ही क्लियर ना हुआ हो, ठीक है ना। सीए में अलग अलग आते हैं, फाउंडेशन आता है, आईबीसीसी आता है, ठीक है, इसके बाद फिर फाइनल एक एग्जाम आता है। तो ये भी जहाँ तक है मेरे ख्याल 6 साल या 7 साल का लगभग ये बैठ जाता है सीए का। इसके बाद आप एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं, आप किसी कंपनी के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, या आप अपनी खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं, या आप अपना खुद का एक काम भी खोल सकते हैं, ठीक है। दूसरों का जो सारा अकाउंट्स का जो मैनेजमेंट है वो सारे उसको संभालने का काम ये आपके अंडर आ जाता है, और इसमें भी अच्छी खासी इनकम आपकी हो सकती है, ठीक है ना, हो जाती है, मतलब हो सकती है नहीं होती ही है। तो सीएस कर सकते हैं आप, सीए कर सकते हैं, और इसके अलावा आप कई सारे इसके अंदर कोर्सेज आते हैं। आप मान लो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स, अगर आपने ये नहीं बनना या आपने करना ही नहीं है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये ग्रेजुएशन वगैरह कर बीकॉम पास या ऑनर्स करके आप किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो, डायरेक्ट आपको एक उसमें इजीली जॉब मिल जाएगी अकाउंटिंग की या किसी भी और फील्ड की। और स्टार्टिंग सैलरी जहाँ तक मैं समझता हूँ आज की डेट में
15 से 20 हज़ार रुपये आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ही अगर फ्रेशर होता है या ज़्यादा नहीं आता अगर, तो 8-10 हज़ार रुपये में वो अकाउंट्स की जॉब यहाँ पर हो जाती है, टाइम ज़्यादा होता है इसमें, ठीक है। खैर, तो ये सारे ऑप्शन थे इसमें। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, अभी मैंने आपको इतना बताया। अच्छा सुनो, जब आप ये कर देते हो इसके बाद वही साइंस साइड वाले जो ऑप्शन थे यहाँ पर जो लिखे थे मैंने, DSSB, SSC और UPSC, वो सारे एग्जाम आप क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो, ये कॉमर्स करने के बाद भी, ठीक है। तो वो भी आपके लिए इजी हो जाएंगे। आप B.Ed करके भी आप क्या कर सकते हो, टीचर बन सकते हो और आप पढ़ा सकते हो। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। बस मेडिकल फील्ड के और इंजीनियरिंग फील्ड के ऑप्शंस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, वो सब कट चुके हैं। अब आपको मिलेंगे उसके बाद वाले ऑप्शंस, ठीक है। तो कॉमर्स में आपको मैंने इतना कुछ बता दिया है। तो आप अगर इस फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉमर्स ऑप्ट करें। मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग कितने बच्चे हम बात करें यहाँ पर, एवरेज जो है, ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो कॉमर्स लेते हैं। मतलब जो बच्चे ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या बहुत ज्यादा डल होते हैं, एवरेज जो बच्चे होते हैं वो कॉमर्स ही लेते हैं और उसी में आगे वो अपना करियर बनाते हैं। अच्छा, ये कॉमर्स करके और भी एक चीज है, आपको लॉ अगर करना है, LLB, तो आप कॉमर्स लें, आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये रहेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए यहाँ पर हेल्प बड़ी हो जाएगी। अच्छा, अब कई बच्चे के दिमाग में याद होगा भाई हमें दिल्ली पुलिस में जाना है, ठीक है, या हमें CISF का एग्जाम क्लियर करना है, ये सारी चीजें करनी है। ये जो है, जो भी एग्जाम है, आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया, या आप साइंस साइड में रहकर भी दे सकते हैं, कॉमर्स साइड में रहकर भी दे सकते हैं, आर्ट साइड में रहकर भी दे सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम अगर आपके पास हो, आप ये तीनों एग्जाम दे सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं इन एग्जाम्स को तैयारी के साथ, ठीक है। तो कॉमर्स में इतना आ जाएगा। इसके अलावा और भी कुछ होगा, आपने अगर कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। साथ साथ आप कमेंट जरूर करते जाएं, पूछते जाएं, कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी है तो। अब हम बात करते हैं तीसरी, आर्ट्स के बारे में। देखो, हमारी शुरू से एक धारणा है, अरे इसने आर्ट्स लिया है, ओहो ये तो मतलब बड़ा डल बच्चा है, ये तो बड़ा वीक बच्चा है, आर्ट्स क्यों दिलवाती इसको, या इसको आर्ट्स नहीं लेनी चाहिए थी। या मतलब कोई बच्चा जब आर्ट्स ले लेता है ना, तो मतलब सारे उसे ऐसे देखने लग जाते हैं, अरे आर्ट्स लिया इसने, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स का अपना उतना इक्वल इंपॉर्टेंस है जितना साइंस का है, जितना कॉमर्स का है और जितना आर्ट्स का है। तीनों का सेम है, ठीक है ना। कोई भी अपने आप में ज्यादा नहीं है, कोई भी अपने आप में कम नहीं है। साइंस साइड वाले बच्चों से आप पूछोगे तो उसको उसकी पढ़ाई टफ लगेगी, कॉमर्स वाले बच्चों से अगर आप पूछोगे उसको अपनी पढ़ाई टफ लगेगी, लेकिन अगर आप आर्ट्स वाले बच्चों से पूछोगे तो उसको अपनी आर्ट्स की पढ़ाई भी टफ लगेगी। साइंस वाले बच्चे के लिए एक आर्ट्स की पढ़ाई हो सकता है, कॉमर्स की पढ़ाई थोड़ी सी उसे लगे ये तो सब कुछ बड़ा आसान आसान है, ठीक है ना। लेकिन अपने आप में इंडिविजुअली अगर हम देखें तो हर सब्जेक्ट अपने आप में मुश्किल है, ना करो तो, और अगर करो तो वो आसान हो जाता है, ठीक है। चलो, अब आर्ट साइड मेनली किन बच्चों के लिए है? एक वो जो हम ये कह सकते हैं कि मैथ जैसा जो सब्जेक्ट है या साइंस जैसा जो सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता या इंटरेस्ट ही नहीं है, मैथ और साइंस में आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो फिर आप यहाँ पर आर्ट साइड ले सकते हो। अब आर्ट्स में आपको क्या क्या ऑप्शन मिलेंगे? इकोनॉमिक्स और इंग्लिश, ठीक है। फिर इसके अलावा आ जाता है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस। चॉइसेस यहाँ पर होती है मेरे ख्याल से इंग्लिश और हिंदी में चॉइस होती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस है, इनमें भी किसी एक आधे में चॉइस आपको शायद मिल जाएगी, ठीक है। इकोनॉमिक्स वही है जो कॉमर्स वाले बच्चों के पास थी, और इंग्लिश वाला जो सब्जेक्ट है वो भी वही है जो कॉमर्स वाले बच्चों के पास था। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पोल साइंस ये बिल्कुल आप लोगों के लिए नए सब्जेक्ट होंगे, लेकिन आपने तो 9th 10th में पढ़े हुए हैं, तो उसी का समझ लो आगे एडवांस वर्जन आप पढ़ोगे, ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे। हिंदी भी एक नया सब्जेक्ट आपके लिए हो जाएगा अगर आप हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट अगर चूज करते हैं तो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो हो गई सब्जेक्ट्स की बात। इनके मुझे ये नहीं पता कि कितने कितने इनकी बुक्स है, तो मैं आपको ना ही बताऊँ तो ज़्यादा अच्छा है ना, गलत बताने से अच्छा है कि ना ही बताया जाए। बुक्स को इतना मैटर नहीं करती, चाहे एक बुक हो चाहे दो बुक हो, मेन तो स्ट्रीम के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब ये करके आप क्या कर सकते हो, ये करके आप सीधा 12th के बाद आप क्या कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर सकते हो।
जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, इसमें ग्रेजुएशन होती है बीए, याद रखना। साइंस वाले जब ग्रेजुएशन करेंगे तो वो होती है बीएससी, कॉमर्स वाले जब करेंगे तो वो होती है बीकॉम, और आर्ट्स वाले जब करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, बीए। ठीक है, अब यहाँ पर बीए भी अलग अलग उसमें होंगी, बीए ऑनर्स हो जाएगा, ठीक है, बीए इन पोल साइंस, बीए इन इकोनॉमिक्स, बीए इन इंग्लिश, ऐसा आपने सुना होगा ना भाई, हम बीए इंग्लिश कर रहे हैं, तो ये सारे इसके बाद इसमें अलग अलग फील्ड्स में ग्रेजुएशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अब बीए करने के बाद आप क्या करेंगे, आप भी सीधा वही एसएससी का एग्जाम, डीएसएसबी का एग्जाम और यूपीएससी का एग्जाम आप ये क्लियर बहुत इजीली कर सकते हैं तैयारी के साथ। मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है आईएएस वाला, आईएएस या आईपीएस जिसमें हम बनते हैं, जो बच्चे आर्ट्स लेते हैं उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के, इस एग्जाम को क्लियर करने के। या आप ये भी कह सकते हो कि आर्ट्स वाले बच्चे ज्यादा ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस वाले एग्जाम ये क्लियर नहीं करते या कॉमर्स वाले नहीं करते, बिल्कुल करते हैं वो वाले भी, पर आर्ट्स वालों का भी थोड़ा इसमें ये समझ लो ज्यादा हाथ साफ होता है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने में, क्योंकि उनकी जो पढ़ाई होती है सारा थियोरेटिकल वाला पार्ट होता है। ठीक है ना, पोल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये वो बच्चे पढ़ते हुए आते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डेप्थ में अच्छे से पढ़ते हैं, और इनमें यूपीएससी के एग्जाम में ये चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। अब देखो जितनी भी जनरल नॉलेज है या करंट अफेयर्स है वो सब इनमें आ जाते हैं, जब आप ये सब पढ़ेंगे इनमें आ जाती हैं वो सारी चीजें, तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि साइंस वालों को और कॉमर्स वालों को ये सारी चीजें अलग से पढ़नी पड़ जाती है ना, तो यहाँ ये प्लस पॉइंट में रहते हैं। तो अगर आपका बिल्कुल क्लियर माइंडसेट है कि मुझे यूपीएससी करनी है, मुझे आईएएस बनना है आगे जाकर, तो आप सीधी सी बात है यहाँ पर आर्ट्स साइड लें और इसकी तैयारी करना शुरू कर दें। कोई आपसे कहता है कि भाई आर्ट्स क्यों ले ली, ये आसान होती है तेरी, मतलब ऐसा क्यों कर दिया तूने, तो आप ना सुने, आप सीधा अपना माइंड में टारगेट रखें कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, दैट्स इट। आईएएस ये समझ लो एक जिले का सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है आईएएस जो होता है। ठीक है ना, तो आईएएस की ये वैल्यू आती है यहाँ पर। अब आपने मान लो ये नहीं करना, आप बीएड कर सकते हैं, बीएड करके आप आगे टीचिंग में जा सकते हैं, किसमें जा सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हैं, या इसके अलावा और भी कई सारे स्किल्ड कोर्सेज होते हैं। आप दिल्ली पुलिस में जा सकते हैं, दिल्ली पुलिस का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, सीआईएसएफ का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया आप कोई भी स्किल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, कई सारे स्किल कोर्स होते हैं आजकल बड़े डिमांड में है ये, चाहे आपका स्किल जो कोर्स हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग का हो गया, एनिमेशन का हो गया, फैशन डिजाइनिंग हो गया, टेलरिंग का हो गया, कुकिंग का हो गया, ये बहुत सारी चीजें हैं ये। ठीक है, तो ये सारी आप यहाँ पर कर सकते हैं और आगे अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। ये मैंने देखो बड़ा एक मेन आपको बताया है कि हाँ भाई ये है, बाकी जब आप इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम जब आप लेंगे तो आपको आगे का और अच्छे से इसमें पता चल पाएगा। अब एक खास बात जो मैं आपको बता रहा था, लास्ट अब हम चल रहे हैं, वीडियो थोड़ी देर में हमारी एंड होने वाली है। लास्ट बात, पहली बात एक बात ध्यान रखना कि अगर आपने साइंस साइड लेनी है या साइंस साइड लेने का मन आपने बनाया हुआ है, दो बातें आप ध्यान रखना। पहली बात तो ये, साइंस साइड ये सोच के बिल्कुल भी मत लेना कि हमें मेरे नंबर अच्छे आ गए अब तो हम साइंस लेंगे। ठीक है, या ये मत कहना कि भाई हमारे घर वालों ने सबने साइंस लिया, सब रिश्तेदारों ने साइंस लिए तो हम भी साइंस लेंगे। या ये मत कहने लग जाना कि भाई मेरे दोस्त ने साइंस साइड ली थी, अब मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं क्या करूँ, तो मैं भी साइंस ले लेता हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स के पास साइंस है, मैं कॉमर्स लेके क्या करूँगा, मैं भी साइंस है। तो ये गलती मत करना बिल्कुल भी। कई बच्चे क्या करते हैं, ये गलती कर लेते हैं, गलती करके साइंस साइड ले लेते हैं, लेकिन फिर उनसे साइंस साइड झिलती नहीं है, 2-3 महीने में उनकी हालत खराब हो जाती है, समझ रहे हो। जब तक आपका खुद का इंटरेस्ट ना हो या आपका खुद का एम सेट ना हो कि मुझे क्या करना है, किस लाइन में जाना है, क्या नहीं करना, या थोड़ा इंटरेस्ट भी होना जरूरी है, तभी आप जाकर साइंस साइड लें, वरना ऐसे साइंस लेने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, दूसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा था, पता है आपको मैंने साइंस साइड के बारे में स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा साइंस साइड के बारे में बताया है, मुझे भी ये पता है। क्यों मैंने बताया, क्योंकि जो साइंस साइड वाला होता है, साइंस साइड वाला वो राजा होता है। साइंस साइड वाला जो होता है वो क्या होता है, राजा। कैसे, जो साइंस साइड वाला बच्चा होता है ना, साइंस साइड वाला बच्चा, अब देखो साइंस साइड वाला बच्चा क्या कर सकता है, यहां पे समझना। साइंस साइड वाला जो बच्चा होता है वो मेडिकल लाइन में भी जा सकता है, वो इंजीनियरिंग लाइन में भी जा सकता है, वो सीए भी बन सकता है, वो आईएएस भी बन सकता है, वो दिल्ली पुलिस में भी जा सकता है। इसके अलावा वो आईएएस आईपीएस एक ही बात हो गई, चलो इसके अलावा वो और क्या कर सकता है, वो और क्या लिखे हैं यहाँ पर, वो टीचर बन सकता है,
और इसके अलावा साइंस साइड वाला काम क्या कर सकता है, साइंस साइड वाला जो होगा वो LLB भी कर सकता है, मतलब लॉ भी वो कर सकता है। और इसके अलावा हमने कई सारे कोर्सेज लिखे थे ना, क्या क्या हमने कोर्सेज लिखे थे, फार्मा तो वो कर ही सकता है, फार्मेसी में तो वो जा ही सकता है, मतलब अदर जो कोर्सेज जो, मतलब सीधा समझ लो, सीधे शब्दों में बात है, कॉमर्स और आर्ट्स के जितने भी कोर्सेज हैं वो सब साइंस वाला कर सकता है। और जो साइंस वाले के इतने सारे कोर्सेज हैं वो तो वो कर ही सकता है, मतलब साइंस वाले के बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अपने साइंस वाले तो है ही इतने सारे ऑप्शन, कॉमर्स के भी वो सारे ऑप्शन ले सकता है और आर्ट्स के भी वो सारे ऑप्शन ले सकता है। कई सारे ऐसे होते हैं जो साइंस साइड करने के बाद सीए करते हैं, साइंस साइड करने के बाद वो क्या करते हैं, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। कई सारे ऐसे होते हैं साइंस करने के बाद LLB करते हैं, लॉ में वो अपना हाथ साफ करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब साइंस साइड अगर आप लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे आ जाएंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट अगर क्लियर है कि हाँ मुझे UPSC करनी है, मुझे IAS बनना है, या मुझे LLB करनी है, या मुझे दिल्ली पुलिस में जाना है, या मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, मुझे 12th के बाद ही गवर्नमेंट जॉब चाहिए, या मुझे बस गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आप बस क्या करें, सीधा सीधा 12th करें, 12th के बाद ग्रेजुएशन करें किसी भी स्ट्रीम से और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना आप शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारी बातें बता दी हैं, मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया जो आपको इस समय पता होना चाहिए। हो सकता है आपको अब तक आधी अधूरी नॉलेज हो, पर अब जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गई होगी चीज़ें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ भी आपको अगर पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर पूछें। ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो इसको शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।